नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है ना। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन का जो प्रतीक है वो क्या होता है? कार्बन का प्रतीक होता है C। ठीक है ना। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। जैसे कि आपने देखा होगा आधुनिक आवर्त सारणी में, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है। अब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। कार्बन के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये होता है 1s2, 2s2 और 2p6। ठीक है ना। तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अलग से एक पेज में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? अब ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है ना। अब हम कार्बन की परमाणु संरचना बनाते हैं। कार्बन की जो परमाणु संरचना है वो कैसे होती है? इस तरीके से बनाते हैं। एक नाभिक होता है जिसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। 2 कोष होते हैं इसमें। कितने कोष होते हैं? 2 कोष होते हैं। तो ये वाला कोष होता है, तो ये तो होता है के, और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एल कोष का निर्माण करते हैं। तो इसके जो के कोष है, ये वाला के कोष है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक यहाँ पे होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना। ये एल कोष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। तो हम इसकी परमाणु संरचना और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह स्पष्ट करते हैं कि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। अब थोड़ा आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पढ़ लिया और इसकी परमाणु संरचना पढ़ ली। ठीक है ना। अब देखेंगे आगे कार्बन के सबसे बाहरी कोष में, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। हमने पढ़ लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि कार्बन को उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना है, अर्थात इसको अपना जो बाहरी कक्षक है पूर्ण करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका अष्टक, क्योंकि इसके जो एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से हैं और 4 इलेक्ट्रॉन की और इसको आवश्यकता है। या तो ये ऐसा करे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, है ना, या इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को खो दे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? यह उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना। समझ में आ गया? तो और आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमने यहाँ पे देखा था कि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 ये रहे, 2 ये रहे। ठीक है ना। यहाँ पे भी हमने देखा था संरचना में 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 नेगेटिव ऋणायन बना सकता है। जैसे मान के चलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से ही हैं और 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि C4 नेगेटिव ऋणायन आ जाता है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। अब यह जो कार्बन का परमाणु है, इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, पहले से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेता है। तो इस कार्बन परमाणु के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को धारण करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो नाभिक होता है इन इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने में या इनको बांधने में असमर्थ होता है। ठीक है ना। तो यह इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण नहीं कर सकता। सेकंड पोजीशन में देखते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन खो दे, या जो बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या कर दे? खो दे या दान कर दे, तो C4 नेगेटिव धनायन बना सकता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में कार्बन क्या करेगा? कार्बन इस समस्या के समाधान के लिए अपने अन्य परमाणु या तत्वों के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की
साझेदारी की जाती है, जिसके कारण दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो कार्बन परमाणु को क्या करेगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। जैसे कार्बन है, अन्य परमाणुओं के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ क्या करेगा, साझेदारी करेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे हाइड्रोजन की संरचना के बारे में। जो H2 का अणु है, इसकी हम सबसे पहले संरचना बनाएंगे कि H2 अणु की संरचना क्या होती है। जैसे संरचना होती है इसकी H, ठीक है ना, ये इसकी हाइड्रोजन की संरचना होती है। अब इसके बीच में एक आबंध पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सहसंयोजी आबंध। क्या है ये, सहसंयोजी आबंध। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। ठीक है ना। अब हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं। एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब इस हाइड्रोजन के भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस हाइड्रोजन परमाणु का जो बाहरी कोश है वो कैसा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, अर्थात इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करता है। ठीक है ना, उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करता है। इसी प्रकार से यह भी हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे O2 अणु का निर्माण। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले इसकी O2 की जो सामान्य संरचना है क्या होती है, O डबल बॉन्ड O, ये होती है आपकी सामान्य संरचना। ठीक है ना। अब हम O2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। ठीक है ना। यह डबल बॉन्ड कैसे आ जाए ये भी हम देखेंगे। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक ऑक्सीजन परमाणु बनाएंगे और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु बनाएंगे। ठीक है। इस तरीके से आपको 2 ऑक्सीजन परमाणु बना लेना है, एक ये रहा ऑक्सीजन परमाणु, एक ये वाला। ठीक है ना। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एल कोश है ना, एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसको अष्टक पूर्ण करना है, उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करना है, तो इसके लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अर्थात इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और हम जोड़ देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यह उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो बाहरी कोश है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो यह अष्टक पूर्ण कर लेगा। ठीक है ना। इसलिए हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो इसमें पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, पहले से हैं इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है ना। पहले से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इस साझेदारी में भाग लेते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, तथा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो साझेदारी में भाग लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन जो O2 अणु है वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाता है और अपना अष्टक है वो पूर्ण करता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी O2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट भी दिया है N2 अणु का निर्माण। देखो N2 अणु का निर्माण कैसे करते हैं, तो सबसे पहले N2 की हम सामान्य संरचना बनाएंगे। तो सामान्य संरचना क्या होती है, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है। तो ये क्या होती है, यह N2 की सामान्य संरचना होती है। अब हम N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। जैसे कि आपका सबसे पहले आपको 2 गोला बना देने हैं इस तरीके से। ठीक है ना। अब आपको देखना है कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने नंबर पे आता है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले के कोश में भर जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो जितनी कमी होगी उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये आपका नाइट्रोजन है। ठीक है ना। और इसी तरीके से इस नाइट्रोजन परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेंगे। तो 6 तो ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं इस पर। ठीक है ना।
इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाते हैं। तो इस नाइट्रोजन की देखते हैं बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 6 8, तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इसी तरीके से इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो ये N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं। तो कार्बन में संयुक्ता अर्थात कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और हाइड्रोजन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। अब देखो ये कार्बन है, हमने ये कार्बन लिया था, ये क्या है, कार्बन है। अब ये कार्बन है तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 4 हाइड्रोजन है, CH4 संरचना में देखते हैं तो 4 हाइड्रोजन इस तरीके से इन हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं। तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिया जाता है, एक इसको और एक इसको, और हाइड्रोजन का पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर लेते हैं, अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं हाइड्रोजन। इसी तरीके से हम जब गोला इस तरीके से बनाते हैं ना तो कार्बन परमाणु भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, अर्थात कार्बन भी जो आपका उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से हम CH4 या मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सहसंयोजी आवरण, जिसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं, ये क्या होता है। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा था, जैसे CH4 की संरचना सामान्य संरचना बनाते हैं ना, तो इसमें जैसे ये आपका कार्बन है, इसे 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो जिस बंध द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं तो उस बंध को कौन सा बंध कहते हैं, सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या होते हैं, आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसी तरीके से हमने नाइट्रोजन की बात करी तो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड पाया था, तो ये भी क्या है, एक सहसंयोजक आबंध होता है, ठीक है ना। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। इस आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है। कैसा होता है, भीतर प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अंतराण्विक बल जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ना, क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो दुर्बल होता है, जिसके कारण इन यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है और ये विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। इतना आपको सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, ठीक है ना। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, अर्थात जो संतृप्त यौगिक होते हैं इनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। देखो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे कि सिंगल बॉन्ड C, तो इससे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं आपके हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसी तरीके से इससे जुड़े रहते हैं आपके हाइड्रोजन। तो इस संरचना में देखते हैं तो सभी जो परमाणु हैं वो एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे असंतृप्त यौगिकों के बारे में। तो कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रय अर्थात डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन की यौगिक हैं उनको बोलते हैं असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे कार्बन परमाणु जिनके मध्य में, इनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो ऐसे यौगिक होते हैं वो आपके असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसकी संरचना बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये इसकी संरचना होती है। तो इसमें क्या पाया था, डबल बॉन्ड पाया था, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया गया वो आपका असंतृप्त होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। अगर आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने कर ली तो आपको जो मान के चलो एग्जाम में आपके 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। जैसे C2H6, सबसे पहले हम 2 कार्बन बनाएंगे, इस तरीके से आपको 2 कार्बन बनाने हैं, ठीक है ना। 2 कार्बन बना दिए। अब 2 कार्बन से क्या हुआ, C2H6 दिया है ना, तो देखो इसकी सामान्य संरचना कैसे होती है, C सिंगल बॉन्ड C और इनसे जुड़े रहते हैं आपके हाइड्रोजन, इस तरीके से।
ठीक है ना। तो एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से इस पे भी 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आपको संरचना बनानी है और यहाँ पे आपको कार्बन लिख देना है और ये आपके क्या है, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है आपके हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखो इस कार्बन के बारे में बात करते हैं और इस कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, ठीक है ना। तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो किसको दे देगा, इसको दे देगा, ठीक है ना, किसको, हाइड्रोजन को दे देगा। और इसमें एक होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसको हम हाइड्रोजन डॉट से दर्शाएंगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है ना। अब हम इस कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन को इन हाइड्रोजन परमाणु को दे देता है, ठीक है ना, ऐसे सभी में लिख देंगे। और ये होता है आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना, और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, आपस में साझेदारी कर लेते हैं, ठीक है ना। जब हम इस कार्बन परमाणु के बारे में बात करते हैं तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इसी तरीके से इस कार्बन परमाणु का भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो ये आपकी बन गई एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसा भी आपके सामने यौगिक आ जाए तो आप उसका आसानी से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट या परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।